नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और आज आपको हम विंध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के संबंध में बाबूलाल दाहिया जी का लिखा हुआ एक आर्टिकल आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। 4 अप्रैल को विंध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है, क्योंकि 4 अप्रैल 1948 में रेस्ट हाउस नागौद में ही बैठकर विंध्य प्रदेश की रूपरेखा बनाकर उसे मूर्त रूप दिया गया था। पद्मश्री बाबूलाल दाहिया ने विंध्य प्रदेश के बारे में हमें एक आर्टिकल भेजा है, जिसे हम थोड़ी बहुत काट छांट के साथ हूबहू जैसा का तैसा पढ़ रहे हैं। कुछ अपनी तरफ से नमक मिर्च भी लगा दिया है। मैं भी विंध्य प्रदेश का निवासी हूं और मुझे भी लगता है कि आज के दौर में छोटे प्रदेश जितनी तेजी के साथ तरक्की कर सकते हैं, उतना बड़ा प्रदेश नहीं कर सकता। अफसोस इस बात का होता है कि यह बात हमारी आपके समझ में आसानी के साथ आ रही है, लेकिन जो विंध्य प्रदेश के स्थापित नेता हैं, उनके समझ में यह बात क्यों नहीं आती, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। विंध्य प्रदेश के तमाम संसाधनों का दोहन करने के बाद विंध्य की किस्मत में सिर्फ धुआं, धूल, बीमारी, अशिक्षा, बेरोजगारी, उपेक्षा, इस तरह की तमाम चीजें सामने आई हैं। बाबूलाल दाहिया जी ने अपने आलेख में लिखा है कि मुझे फक्र है कि मैं 75 से 80 वर्ष वाला व्यक्ति हूं, जिसने कुछ गुलामी का समय भी देखा है और बाद में आज़ादी का भी। 1952 में हुए प्रथम चुनाव के बाद जब हमारा विंध्य प्रदेश बना था, तो मुझ जैसे बाल्यावस्था वाले व्यक्ति को भी उसी तरह उसका एहसास हुआ था, जैसे जेठ की तेज गर्मी से झुल से छोटे बड़े सभी पेड़ मानसून की पहली बारिश में हरे भरे हो जाते हैं और समूची धरती हरितमा युक्त दिखने लगती है। संयोग से बाबूलाल दाहिया के सग्गे मौसा श्री चंदी दीन जी विधायक थे, इसलिए बहुत सी चीज़ें उन्होंने नज़दीक से देखी और समझने को भी मिली। उस समय गांव-गांव में सामुदायिक भवन, स्कूल, ढर्रा, सड़क और कुआं तालाब बने थे, जो उस जमाने में गांव के लिए किसी वरदान से कम नहीं थे। बाबूलाल दाहिया जी ने अपने लेख में बताया कि उनके समीपी मंत्री गोपाल शरणजीत सिंह जी थे। उनके गांव और आसपास की समस्याओं को तुरंत क्रियान्वयन में ले लिया जाता था। एक हिस्सा जन भागीदारी का होता था, उसके बूते 3 गुना सरकार से मिल जाता था, तो स्कूल, भवन, ढर्रा, सड़क, तालाब आदि बनना सरल सा रहता था। वह ईमानदारी का युग था, जिससे 100% पैसे का सही उपयोग होता था और हर कार्य में जन भागीदारी के कारण लोगों का भावनात्मक रूप से जुड़ाव रहता था। पर जब विंध्य प्रदेश हमसे अलग हुआ, उस त्रासदी का भी बाबूलाल दाहिया को एहसास हुआ था और अब भी हो रहा है कि हमसे कोई हमारी प्रिय वस्तु छीन ली गई है। फिर हम कैसे अपनी समस्याओं के निदान से दूर होते चले गए। हमारा विंध्य प्रदेश हमसे कैसे अलग हो गया, हम आंतरिक बातें नहीं जानते, पर कहा यही जा रहा था कि विंध्य प्रदेश एक छोटा सा राज्य है, जिससे उसका समुचित विकास नहीं हो रहा है, इसलिए बड़ा राज्य बनाकर इसका विकास करना जरूरी है। हो सकता है उस समय की तत्कालीन परिस्थिति यही रही हो, पर आज जिस प्रकार हमारे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन तो भरपूर हो रहा है, किंतु उस अनुपात में यहाँ विकास में उतनी राशि खर्च नहीं हो रही है। वह बात किसी को भी अटपटी लगती है। आइए वर्तमान स्थिति पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश के वनोपज का 1/3 हिस्सा विंध्य प्रदेश के जंगलों का ही होता है, पर विकास में समुचित विंध्य की हिस्सेदारी नहीं है। दूसरी बात, सारे भारत के 10 घरों में एक घर की औसत बिजली सिंगरौली के कोयला या थर्मल पावर से जलती है, पर विकास की हिस्सेदारी में हम बहुत पीछे हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, देश के औसत 10 घरों में एक घर विंध्य के सीमेंट से बनता है, पर विकास के मामले में हम बहुत फिसड्डी हैं। चौथी महत्वपूर्ण बात, हमारे पास पर्यटन स्थलों में जहां खजुराहो, दुबेला, अमरकंटक है, वहीं केवटी, चचाई जैसे प्रपात भी हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि अब सफेद बाघ का टाइगर सफारी मुकुंदपुर भी है, जहां हर वर्ष लाखों लोग आते हैं। पांचवी महत्वपूर्ण बात, प्राचीन बौद्ध स्थल के रूप में हमारे यहाँ जहाँ देऊर, कोठार और भरहुत हैं, जिन्हें विकसित करके पुरानी भरहुत की पूरा संपदा को वापस लाकर उसके महत्व को बढ़ाया जा सकता है। छठवीं महत्वपूर्ण बात जो आपके ध्यान में लाना जरूरी है, धार्मिक स्थल में भी हम कम नहीं है। जहाँ मैहर में माँ शारदा एवं दतिया में माँ पीताम्बरा है, उधर सतना जिले में ही चित्रकूट, टीकमगढ़ जिले में ओरछा जैसे धार्मिक स्थल है, जहाँ दर्शकों का तांता लगा रहता है।
सातवीं महत्वपूर्ण जो बात बताने जा रहे हैं वो निश्चित तौर पे आपको चौंकाने वाली लगेगी। जो लोग दिल्ली गए होंगे मेट्रो का आनंद अवश्य लिया होगा, जिसने दिल्ली जैसे महानगर की यात्रा को सुगम बना दिया। परंतु मजे की बात यह है कि उसके चलने के लिए लगने वाली ऊर्जा अब हमारे विंध्य के ही रीवा जिला स्थित गुड़ से जाती है, जहां 10 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में सौर ऊर्जा पैनल लगे हुए हैं। आठवीं महत्वपूर्ण बात, यदि पानी की बात करें तो हमारे पास बाणसागर बांध है, जहां का पानी बिहार तक जाता है। पर उसके अतिरिक्त भी चंबल, केन, बेतवा, धसान आदि नदियां हैं, जो दिल्ली में मृत पाय बन चुकी यमुना जैसी पवित्र नदी को भी स्वच्छ पानीदार बनाती है। नौवीं महत्वपूर्ण बात यह है कि पन्ना से निकलने वाला उच्च कोट का हीरा हमारी कम उपलब्धि नहीं है, पर उसी से जुड़े छतरपुर के बक्सवाहा वाले हीरे के भंडार में भी अंतरराष्ट्रीय धन्ना सेठों की नजर है। कहने का आशय है कि हम अपने विंध्य प्रदेश की सरकार चलाने में उसी प्रकार सक्षम हैं जैसे छत्तीसगढ़ अपनी सरकार चला रहा है और अपनी बोली, भाषा, संस्कृत को भी भरपूर संबल दे रहा है। हमारे सतना से रीवा जिले के बीच 50 किलोमीटर लंबे और 10 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में सीमेंट पत्थर का अक्षय भंडार है, जहां फैक्ट्रियों का जाल है। पर उस बेशकीमती पत्थर को कौन निकाल रहा है, किस सौदेबाजी से निकाला जा रहा है, हम विंध्यवासियों को नहीं मालूम, परंतु प्रदूषण का दंड हम अवश्य भोग रहे हैं। इसलिए अब तो ऐसा लग रहा है कि हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए भी विंध्य प्रदेश को पुनः एक अलग राज्य बनाने की आवश्यकता है। बाबूलाल दाहिया जी की बात से हम पूरी तरह सहमत हैं, लेकिन जिस तरीके से विंध्य प्रदेश वापस लेने की प्रक्रिया सिर्फ सुर्खियां बटोरने तक सीमित है, उससे हम सहमत नहीं हैं। यदि विंध्य प्रदेश के निवासियों को वाकई में अपना विंध्य प्रदेश वापस चाहिए तो उन्हें एक ईमानदार पहल करनी होगी। मंच से दूर, अखबार से दूर, लोकप्रियता से दूर एक सार्थक पहल करनी होगी, जैसे तेलंगाना के लोगों ने की थी। यदि वैसी पहल कर दी गई तो विंध्य प्रदेश बन सकता है, अन्यथा जन्मदिन और पुण्यतिथि मनाने से विंध्य प्रदेश बनाना इतना आसान नहीं है। आपको हमारी बातें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।